Good morning, all of you. Myself, Professor C.L. Patle, Government Aggression College, बिल्हा, डिपार्टमेंट हिस्ट्री। मैं आप लोगों के सामने आज वीडियो लेक्चर के माध्यम से एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो विश्व के इतिहास शीर्षक से लिया गया है और उस टॉपिक का नाम है यूरोप में आधुनिक युग का आगमन या यूरोप में आधुनिक युग का उदय, जिस पर संक्षेप में आपसे चर्चा करेंगे। तो किसी भी देश के इतिहास को मूल रूप से 3 कालक्रमों में बांटा जाता है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। यूरोप के इतिहास को मध्यकाल और आधुनिक काल के बीच में विभाजन करना या उस विभाजन के एक निश्चित तिथि बतला पाना पूर्णतः संभव नहीं है, परंतु अधिकांश विद्वान इसको 1453 ईस्वी से मानते हैं, क्योंकि 1453 में जैसे सामंतवाद की समाप्ति हुई वैसे ही यूरोप में बहुत सारे परिवर्तन आए। तो इस प्रकार से 13वीं सदी से लेकर के 16वीं सदी के बीच में जो यूरोपीय समाज में, यूरोपीय संस्कृति में, यूरोपीय इतिहास में जो परिवर्तन का दौर आया, भले वो सहने हो, भले उसमें काफी उतार चढ़ाव हो, परंतु फिर भी बहुत सारी बातें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि यूरोप में आधुनिक युग का आविर्भाव 1453 को तो हो गया, परंतु इस 1453 के बाद 16वीं सदी तक किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन आया। तो मूल रूप से 1453 से हम यूरोप में आधुनिक युग का आगमन मानते हैं और अब हम इसकी प्रमुख विशेषताओं पर आपसे चर्चा करेंगे। इसके पहले यूरोप के इतिहास के पन्नों को हम पलटते हैं तो हमको ये बात मिलती है या ये जानकारी मिलती है कि यूरोप में सामंतशाही शासन का बोलबाला था। सामंतों के हाथों में प्रशासन की संपूर्ण बागडोर रहती थी और ये सामंत जो है राजा को हर प्रकार के सहयोग करते थे, सहायता करते थे, लेकिन कुचक्र और षड्यंत्र भी रचते थे। यूरोप में एक प्रदेश था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया में उस समय सारे यूरोप के व्यापारी जा करके अपने वस्तुओं का क्रय विक्रय करते थे, वस्तु विनिमय करते थे और इस प्रकार से व्यापार का प्रमुख केंद्र था। व्यापार के प्रमुख केंद्र के साथ साथ वहाँ पर साहित्य, संस्कृति या और बहुत सारी बातें हैं जो आधुनिक युग के परिचायक है, उसका आदान प्रदान होता था। इसका सीधा सीधा कहने का तात्पर्य है कि जब विभिन्न देश के लोग वहाँ पर एकजुट होते थे, बहुत दिनों तक रहते थे, तो एक दूसरे के करीब होने के नाते आपस में संस्कृतियों को बांटते थे, देखते थे और आत्मसात करते थे। तो 1453 के पश्चात यूरोप में जो परिवर्तन आया वो इस प्रकार से है, या विशेषता कहले हम आधुनिक युग की विशेषताएं। पहला बिंदु है सामंतवाद का अंत। उस अधिनायक तंत्र से, उस तानाशाही तंत्र से लोगों को मुक्ति मिल गई। 1453 में जैसे कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का आधिपत्य हुआ, मुसलमानों का आधिपत्य हुआ, तो वहां पर रहने वाले जितने भी यहूदी लोग थे जो बहुत सारे कलाओं में पारखी थे, माहिर थे, उनको वहां से पलायन होने पर मजबूर होना पड़ा। वजह यह था कि तुर्क लोग जिस प्रकार से शांतिपूर्वक वो लोग जीवन जी रहे थे, वैसे जीवन जीने की व्यवस्था नहीं की या अनुमति नहीं की, या यूं कहें कि तुर्कों का वहां पर आतताइयां बढ़ती चली गई, अत्याचार बढ़ता चला गया। मजबूरन जो है वहां पर निवासरत जितने भी व्यापारिक श्रेणी था, विद्वान लोग थे, साहित्यकार लोग थे, दर्शन शास्त्री लोग थे, उन लोग वहां से फिर पलायन करना चालू हो गया और इस प्रकार से कुस्तुनतुनिया का वह महत्व जो 1453 के पहले था वो समाप्त हो गया।
तो पहला विशेषता ये हमको प्राप्त हुआ यूरोप में आधुनिक युग का कि सामंतवादी शासन सत्ता का वहां से समाप्ति और तुर्कों के आधिपत्य होने के परिणाम स्वरूप वहां से लोगों का पलायन, और वो पलायन करके रोम के शहर जो इटली में है वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां से पुनर्जागरण चालू होता है। धर्मनिरपेक्ष राज्यों का अभ्युदय। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्यों का अभ्युदय। मित्रों, एक बात और स्पष्ट रूप से है कि आधुनिक युग जैसे ही यूरोप में आया ना, तो वहां पर जो पहले से राज्य विद्यमान थे, परंतु उनके पास एक प्रमुख शक्ति जिसको हम सेना कहेंगे वो नहीं था। लेकिन धीरे धीरे विश्व के यूरोप के अनेक राष्ट्रों ने स्थायी सेना रखना प्रारंभ कर दिया और अपने राज्य को स्वतंत्र कराना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार से धर्मनिरपेक्ष राज्य वहां पर आया। इसको हम इस प्रकार से और समझ सकते हैं कि पहले पोपशाही या धार्मिक प्रशासन की बोलबाला थी, धर्म के अनुसार से प्रशासन किया जाता था और वो चर्च से होता था और चर्च में पादरी लोग रहते थे, या यूं कहे कि सारे पादरियों का प्रमुख जो है पोप होता था। अतः पोप के जो आदेश होता था, चाहे वो इटली में रोम से कहीं और प्रशासन का आदेश आए या किसी भी देश में कोई भी प्रशासन की एक नियम लागू होता था, वो संपूर्ण यूरोपीय राष्ट्र में लागू किया जाता था। लेकिन धीरे धीरे चर्च के उस वजूद को, उस शक्ति को लोगों ने परित्याग करना प्रारंभ कर दिया, मानना बंद कर दिया, और इस प्रकार से उसके उस पोपशाही सत्ता से लोगों को मुक्ति मिली और हर राज्य में अब, हर राष्ट्र में अब अपने अपने मतानुसार से धर्म को चुनने का अधिकार मिलना प्रारंभ हो गया, और ये आधुनिक युग की एक खास विशेषता थी। नगरों का आविर्भाव। नगरों का आविर्भाव कहें या नगरों का उदय कहें, 1453 के आते आते व्यक्ति के जीविकोपार्जन के साधनों में काफी बदलाव आया। सामंतशाही शासन के अंतर्गत व्यक्तियों को जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन कृषि था। आय का और कोई जरिया नहीं था, कोई रोजगार नहीं मिलते थे। लोग मजबूर थे उस कृषि पर आधारित जीवन जीने के लिए, जहां पर आसमान के, अकाल के या दुर्भिक्ष के या ऐसे बहुत सारे कृषि समस्याओं से लोगों को जूझना पड़ता था। उनके जीवन दुर्भर थे। कालांतर में ये हुआ कि धीरे धीरे औद्योगिकरण आया और उस औद्योगिकरण ने बहुतायत मात्रा में औद्योगिक इकाइयां स्थापित की। व्यक्तियों के हाथों के जगह पर अब मशीनों से उत्पादन कार्य होनी प्रारंभ हो गई, और जिससे लोगों को उस औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त हुआ, और रोजगार जैसे ही प्राप्त हुआ उनके आय के जरिया बढ़े, साधन बढ़े, और जैसे ही साधन बढ़े तो फिर उन फैक्ट्रियों के क्षेत्रों में, उस औद्योगिक इकाइयों के क्षेत्र में नगरों का आविर्भाव हुआ। कहने का तात्पर्य यह है कि इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति हुई 1740 से 1760 के बीच में, तो वहां पर बहुत सारे परिवर्तन हुए। व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आया, औद्योगिक इकाइयों में परिवर्तन आया, उनके रहन सहन में परिवर्तन आए, और इस प्रकार से इस नवीन नगरों के आविर्भाव ने लोगों के जीवन दशा को बदल दिया। ये भी एक आधुनिक युग का परिचायक था, या यूं कहें कि आधुनिक युग की एक खास विशेषता थी। वैज्ञानिक प्रगति। वैज्ञानिक प्रगति सामंतवाद के पतन में एक प्रमुख रूप से सहायक वैज्ञानिक प्रगति, क्योंकि सामंतवाद जहां पर निवास रहते थे वहां पर के जो दुर्ग थे या उनका निवास स्थान था, उसको तीर और तलवार से नहीं भेदा जा सकता था। लेकिन जैसे ही बारूद का आविष्कार हुआ, बारूद का प्रचलन हुआ, वैसे ही
लोग जो है सामंतों से डरना बंद कर दिए और उनके उस अभेद दुर्ग को, जिसको तीर तलवार या भाला के माध्यम से हम भेद नहीं सकते थे, तोड़ नहीं सकते थे, तहस नहस नहीं कर सकते थे, उसको उन्होंने बड़ी आसानी से उस बारूद के माध्यम से तहस नहस करना प्रारंभ कर दिए और उनसे वो लोग जीतते चले गए। और इसका उदाहरण है बास्तिल के दुर्ग का पतन। बास्तिल का दुर्ग एक ऐसा अभेद दुर्ग था जिसको कितनों भी प्रयास कर ले लोग तीर तलवार से तोड़ना या और बहुत सारे लौहिक या लोहे के हथियार से तोड़ना संभव नहीं था। और जैसे ही गोला बारूद का प्रचलन आया, बास्तिल के दुर्ग को लोग ध्वस्त कर दिए और इस प्रकार से सामंतों की शक्ति जो है समाप्त हो गई। तो इस वैज्ञानिक जो प्रगति जो हुआ, जिसमें बहुत सारे आविष्कार हुए, चाहे फ्लाइंग शटल की बात हो, चाहे छापे खाने की बात हो, चाहे तुलगुमा आपका दिशा सूचक यंत्र की बात हो, जिससे बहुत सारे लोगों को सुविधाएं मिलनी चालू हो गई। और इस प्रकार से यह भी एक बहुत बड़ा विशेषता रहा है यूरोप में आधुनिक युग का। नेक्स्ट में हम ये कहें कि पूंजीवाद का अभ्युदय। अभ्युदय मतलब उदय। धीरे धीरे औद्योगिक इकाइयां की स्थापना और नवीन नगरों का आविर्भाव और लोगों को श्रम के माध्यम से आय का अतिरिक्त जरिया प्राप्त होना, ये सब पूंजीवादी व्यवस्था की वृद्धि में महत्वपूर्ण सहायक हुए। उसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि व्यक्ति जो अभी तक कृषि पर आधारित जीवन जी रहे थे, उनको रोजगार का एक और साधन मिला औद्योगिक क्षेत्रों में, उद्योग धंधों में। और जैसे ही उसको रोजगार के साधन मिला, उनकी आय के साधन में भी वृद्धि हुई, मतलब अतिरिक्त आय प्राप्त होना प्रारंभ हो गया, अत्यधिक आपका उसको पारिश्रमिक मिलना, मजदूरी मिलना प्रारंभ हो गया। और जैसे ही व्यक्तियों के पास अतिरिक्त आय का साधन मिलेगा, अतिरिक्त आय बढ़ेगी, वैसे ही व्यक्ति जो है आधुनिकता की ओर अग्रसर हो जाएगा। उदाहरण के लिए चाहे पोशाक की बात ले ले या और आधुनिक भौतिक सुख सुविधाओं ले ले, कि हमारे पास जितनी ज़्यादा रुपया पैसे आएगा उतना ज़्यादा हम क्वालिटी मेंटेन करेंगे या क्वांटिटी मेंटेन करेंगे। तो इस प्रकार से इस पूंजीवादी व्यवस्था ने व्यापारिक श्रेणियां बनाई, श्रेणियां मतलब संगठन बनाई, और संगठन बना करके इन लोगों ने क्या किया कि विदेशों में जाकर के, विभिन्न जगह पर जाकर के व्यापार करना चालू कर दिया। इसके पश्चात फिर मैं इसी टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।